हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टू द पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एग्ज़ाम बेसिकली एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि मैक्सिमम जो सिलेबस है वो 10th बेस्ड सिलेबस है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऐसे टॉपिक नहीं आते। बहुत सिंपल परसेंटेज, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, इवन एडवांस में भी नंबर सिस्टम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है और पैरेलली अगर आप जीके भी देखोगे तो बेसिक जो टॉपिक्स हैं वही है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इंग्लिश में भी आप देखोगे तो वोकैबुलरी और ग्रामर है, और उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन है। और इसके अलावा अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो उसमें भी कोई बहुत, अगर आप बैंक का रीजनिंग देखोगे तो वो वे टफ़र है देन एसएससी जो रीजनिंग है। बैंक के रीजनिंग में अगर आप पजल के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग किसे बोलते हैं, लेकिन एसएससी की रीजनिंग उतनी टफ नहीं है। अगर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, जिन लोगों ने दोनों एग्ज़ाम दिया तो वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक 10th सिलेबस वाला एग्ज़ाम इतना टफ क्यों हो गया, ठीक है, और क्यों इतने बच्चे ट्रैप हो चुके हैं, तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लोग इस एग्ज़ाम में बिल्कुल फ्रेश आने वाले हैं, ठीक है, या एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं, स्टिल उनके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट बेसिकली ये वीडियो फ्रेश लोगों के लिए है जो बिल्कुल इसके अंदर अभी एंटर करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे और हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। 10th सिलेबस वाले एग्ज़ाम में हम क्यों फेल हो सकते हैं, तो ये चीज़ें जो मैं अभी बताऊँगा ना वो है रीज़न। और आपको उन चीज़ों को ढंग से समझना है और अपनी जो तैयारी है बिल्कुल पैरेलली इन चीज़ों को समझते हुए अच्छे से डील करना है अपनी तैयारी को, सो दैट आप वो सिचुएशन में ना चले जाएं। हालांकि बहुत इजी सिलेबस है, बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन बस वो ट्रैप वाली सिचुएशन ना हो, तो इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखो लेवल ऑफ एग्ज़ाम। लेवल ऑफ एग्ज़ाम में क्या है कि जो एग्ज़ाम का स्तर है, अगर आप पहले देखोगे, देखो बिफोर आई थिंक 16-15 का जो एग्ज़ाम था ना वो इजी एग्ज़ाम थे। उस टाइम इजी आते थे एग्ज़ाम क्योंकि पर्टिकुलर एक पैटर्न एसएससी ने सेट कर लिया था और वही एक पैटर्न चलता था उस टाइम पे। फिर आया 17 का एग्ज़ाम 2017, टफेस्ट एग्ज़ाम है वो आज तक की हिस्ट्री में, एसएससी की हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो सबसे टफ एग्ज़ाम था, एकदम से पैटर्न चेंज हुआ और बहुत टफ क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो वो एक चीज़ हुई। उसके बाद में चलो उस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हुई थी कि एक शिफ्ट का पेपर जो था वो मतलब री एग्ज़ाम हुआ और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से फेयर नहीं हो पाया ये एग्ज़ाम। मैं तो बिल्कुल फेयर नहीं बोलता इस एग्ज़ाम को, बट स्टिल हो गया सो हो गया। एंड फिर उसके बाद 2018 जिसमें उन्होंने ठीक ठाक लेवल मेंटेन किया, अच्छा लेवल था ऐसे 18 के एग्ज़ाम्स का, नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ, सारी चीज़ें ठीक ऑलमोस्ट ठीक हुई थी। एंड फिर उसके बाद में 2019 उसका भी फेयर चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद आई थिंक एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। मतलब तो चाहे आप मैथ्स के एग्ज़ाम ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत ईजी एग्ज़ाम है। इवन टीचर्स ने भी उस चीज़ का विरोध किया कि आप इतना एग्ज़ाम जो इजी एग्ज़ाम है वो क्यों बना रहे हो। ठीक है, बेसिकली ये एग्ज़ाम ऐसा हो जाता है कि इट डजेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मार्ट एंड एवरेज। तो ऐसा एग्ज़ाम बन गया है कि स्मार्ट और जो एवरेज बच्चे उनमें डिफ्रेंशिएशन ही नहीं क्रिएट हो पाता कि यार अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हो, अगर आप एसएससी जैसा एग्ज़ाम, सीजीएल जैसा एग्ज़ाम जिससे इतनी अच्छी रैंक्स पे लोग पहुंच रहे हैं, इंस्पेक्टर की रैंक पे, एएसओस की रैंक पे, ठीक है, सीबीआई में जा रहे हैं लोग, इनकम टैक्स में जा रहे हैं, उस जगह पे आके आप इतना इजी एग्ज़ाम क्रिएट कर देते हो कि एक बेसिक प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट भी, ठीक है, वो भी अगर उसका एग्ज़ाम फंस गया बहुत इजी शिफ्ट में और उसने ऐसी ही तैयारी की हुई है इजी वाले टाइप की, ठीक है, उसने इजी वाले टाइप की तैयारी की हुई है और मान लो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको करेक्ट मत करना कि ऐसा ही एग्जाम होता है। मान लो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं और वो 30 के 30 बहुत आसान थे। आप सोच के देखो कि एक एवरेज बच्चा उन 30 के 30 क्वेश्चन को सही कर पाया विदाउट एनी मिस्टेक, मतलब उसने कुछ भी ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं करी, तो वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा। ठीक है, और एक टैलेंटेड बच्चा उसका थोड़ा सा टफ शिफ्ट में या कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया या फिर एक भी क्वेश्चन उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो उस एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो डिफरेंशिएशन है जो ये एग्ज़ाम क्रिएट करता है। मैं कंपेयर नहीं करूँगा किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन मैं जेन्युइनली ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो मतलब कहीं ना कहीं उतना अच्छे टैलेंटेड नहीं है या उतने स्किल्ड नहीं है चीज़ों के अंदर, बट स्टिल वो एग्ज़ाम ये क्लियर कर पाए। वाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई आपने एग्ज़ाम का लेवल ही इतना ईजी कर दिया है कि जहाँ से कुछ
डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पा रहा है, मतलब एवरेज और स्मार्ट में। और एक्चुअली स्मार्ट लोग जाने चाहिए, मेरा यही मानना है कि अच्छे लोग जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें सही रहेगी, ठीक है। और टफ होने का मतलब ये नहीं होता कि सबको ही नुकसान हो जाएगा। टफ होने का मतलब ये होता है पेपर टफ होता है तो वो भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लोगों के लिए, चाहे आप स्मार्ट हो या कुछ भी हो, तो वो सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि वो टफ जो है ना वो सबके लिए टफ हो जाता है। और सबके लिए टफ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक्चुअल मेहनत जो है, ठीक है। ऐसे नहीं कि फिर कहीं वो तुक्केबाजी वाला सिस्टम हो कि हाँ भाई हो गया नहीं हुआ जो भी है, उस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, एक एक्चुअल रिजल्ट आएगा उस चीज़ से। तो इसलिए जो ये है कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर है जो कट ऑफ को है बहुत ज़्यादा बेसिकली कट ऑफ को बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है बेसिकली। सॉरी वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था इसमें। तो जो कट ऑफ है उसको बेसिकली इम्पैक्ट कर देती है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली नेक्स्ट जो है वो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इनफ्लो, बहुत बड़ा पार्ट है। आई हैव फेल्ट इट, ठीक है, व्हेन आई वाज टेकिंग ट्रेनिंग, ठीक है। मैं ट्रेनिंग में था, हमारा जो ट्रेनर था उन्होंने बताया मैं जब बेसिकली जो ASOS की ट्रेनिंग होती है उसमें जब जो ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पे एक हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें बताया, जो एजुकेटर थे हमारे बेसिकली, उन्होंने हमें बताया कि बिफोर सम ईयर्स जब हम ट्रेनिंग करवाया करते थे तो मतलब बहुत ही कम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हुआ करते थे। एंड मेरे केस में आई थिंक जितना मुझे याद है हम लोग ऑलमोस्ट 30 के अराउंड लोग थे, ठीक है, जो ट्रेनिंग में थे। और शायद सिर्फ 2 ही लोग थे जो अदर बैकग्राउंड से आ रहे थे, ठीक है। मतलब एक शायद BSc समथिंग था और एक BCom शायद था, लेकिन बाकी 28 जो लोग थे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। दिस शोज़ कि कितना ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का इनफ्लो हुआ है। और वो भी नहीं है कि भाई सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी आ रहे हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से, लाइक NIT, IITs, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से वो आ रहे हैं। तो ट्रस्ट में उनके लिए एग्ज़ाम इतना टफ नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ्स वो पढ़ के आ रहे हैं पूरे थ्रू आउट 4 साल उन्होंने कॉलेज में इंग्लिश में ही सब कुछ किए हैं, तो उनका इंग्लिश भी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लस वो थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे तो उनका वैसे ही हो जाता है। उनको प्रॉब्लम आती है सिर्फ जीके में, जो वो हैंडल कर लेते हैं इजीली, ठीक है। रीजनिंग वगैरह उतना परेशान नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फेयरनेस उनकी तरफ चली जाती है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करती है। तो ये जो इनफ्लो है, चाहे मानो चाहे मत मानो, बट मुझे पता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। आप खुद देख लो, अगर 30 में से 28 लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सेलेक्टेड बच्चे बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट कर रही है ये चीज़ कट ऑफ को, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है जो कट ऑफ को बढ़ा रही है। एंड थर्ड चीज़ है कंटेंट वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये क्या है भाई, ये इसको समझते हैं क्या है ये चीज़, ठीक है। अगर आप पास्ट में देखोगे तो पास्ट में कंटेंट ही नहीं था यूट्यूब पे। जब 17-18 की मैं बात करूँ तो बहुत ही कम टीचर्स थे। मतलब इवन जो अभी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अभिनय सर, वो भी बहुत बाद में आए हैं। मतलब वो 17 के एंड या 17 के आसपास उन्होंने एंट्री की थी इसमें यूट्यूब पे। बिफोर दैट वो भी यूट्यूब पे आई थिंक नहीं थे। एंड उसके अलावा जो टीचर्स थे वो SSC अड्डा पे एक सर थे, संतोष सर नाम है शायद उनका, काफ़ी अच्छे टीचर थे वो भी उस टाइम पे थे। एंड 1-2 टीचर्स और होंगे। तो मैं जो देखता था तो उतना अच्छा इन्फ्लो नहीं था टीचर्स का, टीचर्स नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन अब और दूसरा क्या, एक फिक्स गाइडेंस थी कि एक टीचर जो बता रहा था कहीं ना कहीं वो काम भी कर रहा था और वो चीज़ें हो भी रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या सिनेरियो चल रहा है, बॉम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ चैनल्स, इतने सारे चैनल्स है ना, मतलब इतने सारे चैनल्स, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कभी लगेगा ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इन्होंने कुछ नया लेके आ गए, फिर ये नया लेके आ गए, इनका कुछ अलग ही चल रहा है। फिर टीचर्स आपस में फाइट कर रहे हैं कि भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। इतना ज़्यादा इन्फ्लो हो गया टीचर्स का कि एक तो टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट्स इन द सेंस कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, बेसिकली मैं भी वही हूँ सेलेक्टेड, ठीक है। तो जो ये है ना, बॉम्बार्ड हो गया है यूट्यूब पूरा विद चैनल्स, टीचर्स का, इतने सारे टीचर्स। मतलब मैं एक मतलब अगर नाम लेना शुरू करूँगा ना तो कम से कम 10 से ज़्यादा तो मैं ही गिना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 10 एक मोमेंट पे गिना सकता हूँ मैं, बट मे बी कितने ही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है बट स्टिल दे आर देयर, ठीक है। पॉपुलर का नाम गिनाऊंगा वो भी 10 से ज़्यादा होंगे इस टाइम पे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अ लॉट ऑफ गाइडेंस कौन कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे सेलेक्टेड बच्चे, हर किसी ने अपना चैनल क्रिएट किए हैं और हर कोई गाइड कर रहा है मतलब अपने हिसाब से, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच ये सही नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट हो गया है सारी चीज़ों का कि वो बॉम्बार्डमेंट का मतलब बेसिकली इतना ज़्यादा
नॉलेज ऐसे बिखर गया है ना, मतलब कि अब वो कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता, कुछ की अपनी स्ट्रेटजी है तैयारी करने की। जैसे मेरी बड़ी यूनिक सी चीज़ें थी उस टाइम पे, वैसा किसी ने नहीं बताया था यूट्यूब पे, मैंने तो कभी देखा नहीं कि किसी ने इस फ्लो के साथ बताया हो, ठीक है। लेकिन मेरे लिए मेरी चीज़ काम करी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप से आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ऐसे सेलेक्ट होऊंगा, ठीक है। लेकिन सबके लिए वो चीज़ काम करे या ना करे, बट यूट्यूब पे जो बताएगा वो तो अपना एक्सपीरियंस बता देगा, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ एसिमिलेट होगा या नहीं होगी चीज़ वो आपको नहीं पता। तो समटाइम आप उस जोन में भी फंस सकते हैं कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो काम करेगी नहीं और लास्ट में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सेम टीचर्स के साथ प्रॉब्लम है कि आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, आपका थोड़ा फ्लो बना, फिर शायद कुछ टॉपिक्स में आपका फ्लो नहीं बना, वो आपके लिए पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डिलेमा हो जाएगा कि व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू फोकस ऑन, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है, आप इस समुद्र में आप डूबोगे कैसे, कैसे समझ में आएगी कौन कौन सी अच्छी चीज़ें ऐसे आपको खींच खींच के निकालनी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब इतना सारा फ्लो हो कंटेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया एसएससी के एग्ज़ाम को, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बनाया तो गया था लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कि सबके लिए एक जैसा हो एग्ज़ाम, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को टफ शिफ्ट में फंस जाते हैं, कुछ लोग कुछ ईजी में फंस जाते हैं, और इन द एंड रिजल्ट जो है काफ़ी अजीब सा हो जाता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया था कि एक नॉर्मलाइज स्कोर बन जाए सारी शिफ्ट को मिला के, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बट इस नॉर्मलाइजेशन ने इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी शुरू कर दी है कि कुछ नहीं बोल सकते, मतलब इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी कि सबका बहुत इजी आ गया तो उसकी डाउन कर जाती है कट ऑफ, थोड़ा टफ आ गया तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होना शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ा सा फेयरनेस डाउन चली गई इस चीज़ की वजह से, तो ये भी अपने आप में इम्पैक्ट कर रही है। फिर आप देखोगे तो स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। अब ये मैंने वैसे डिस्कस कर दिया, बट आप ध्यान से देखो कि वेरिड स्ट्रेटजी ऑफर्ड बाय कोचिंग सेंटर एंड सेलेक्टेड स्टूडेंट। बहुत सारी स्ट्रेटजीज, इतनी स्ट्रेटजीज आ गई, इतने तो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा स्ट्रेटजीज है मार्केट के अंदर सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। फिर अब वो एक्चुअल राइट प्लान क्या है वो किसी को नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ फॉलो करेगी। फिर एक प्रॉपर कहीं ना कहीं मेंटरशिप की ज़रूरत है जो आपको नहीं मिल पा रही होगी। बेसिकली अब मान लो एक स्टूडेंट आता है, फॉर एग्जांपल 12th का स्टूडेंट, एक 12th का बच्चा आता है CHSL या CGL की तैयारी करने के लिए, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है जो CGL की तैयारी करने आ रहा है। 12th वाला तो CHSL के लिए आएगा, लेकिन CHSL का पेपर समटाइम CGL से भी टफ हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो आप आ गए हो तैयारी करने के लिए, अब मान लो मैं इसको बोल दूं कि भाई परसेंटेज के रोज 100 क्वेश्चन करने हैं, इसके 50 क्वेश्चन करने हैं, ये करना है, वो करना है, वोकैबुलरी याद करनी है, मैथ्स याद करनी है, ये करना है, वो करना है। अरे एक 12th वाले बच्चे या फिर एक बिल्कुल जो फ्रेश कमिंग पर्सन है उसके लिए ये चीज़ें आप कर चुके हो, इसके लिए आपके लिए आसान है कि भाई 100 क्वेश्चन ही तो करने हैं। वो एक ऐसा बंदा है जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, ठीक है, तो कैसे कर लेगा। तो एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरत है कि एक प्रॉपर गाइडेंस फ्लो होगी तभी एक चीज़ों का पता लगेगा कि भाई मैं ये चीज़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा क्वेश्चन वाली चीज़ पे, फिर मैं इन क्वेश्चन को मल्टीपल वेरिएशन के साथ करूँगा, तब जाके कहीं कुछ बन पाएगा कि हाँ भाई अब उसका एक एक्चुअल फ्लो पूरा हुआ है किसी चीज़ का, तब जाके वो कॉन्फिडेंट हो पाएगा। लेकिन आप सीधा ऐसे किसी के ऊपर स्ट्रेटजीज या फिर जो गाइडेंस है वो थोप दोगे तो कहीं ना कहीं नहीं मैनेज कर पाएगा वो। और यही हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, इतने लोगों को मैं देख रहा हूँ कुछ भी चल रहे हैं और लोग फॉलो क्या करें, लोगों के पास ऑप्शन ही क्या है, दिखेगा फॉलो करेगा, फिर नहीं काम करेगा, फिर लास्ट में फेल हो जाएगा, फिर लगेगा कुछ और फॉलो कर लेता हूँ, फिर यही चलता रहेगा। तो ये सारी सिस्टम है। एंड उसके बाद में आप देखोगे रिपीट अटैम्प्ट्स एंड कैंडिडेट नंबर, देखो हाई है रिपीटर्स, ठीक है। रिपीटर्स कौन है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, बेसिकली जैसे मैं हूँ, ठीक है, या फिर कोई और भी बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जॉब लग चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को उनका तो समझ में आता है, जैसे मान लो कोई ASO लग गया, ठीक है, ASO इन CSS लग गया, ठीक है, तो उसका तो मेरे को समझ में आता है कि ठीक है हाँ CSS लग गया तो मे बी कुछ और चेंज करने के लिए फील्ड जॉब में जाना चाहता है तो एक ट्राई कर ले। लेकिन कुछ लोगों को तो मज़ा आने लग गए हैं, ठीक है, कि हाँ भाई बार बार एग्जाम देना है, बार बार सेलेक्ट होना है और ज्वाइन भी नहीं करना, ठीक है। तो ये लोग बहुत कट ऑफ को स्काई हाई लेके जा रहे हैं। और ऐसा एक नहीं है, मेरे आसपास जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ कम से कम मेरे बिल्कुल ऐसे विसिनिटी में, जैसे मान लो मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, उसके पास ऐसे 3 लोगों को मैं जानता हूँ जो एग्ज़ाम भी दिए, सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। तो इसने तो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इन लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, आज भी वहीं काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कर दी 2 लोगों की सीट खराब। तो ये हो रहा है वहाँ पे।
तो ये ऐसे अब मेरे बोल देने से नहीं रुकने वाले ये लोग, ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे और बार बार देंगे भी एग्जाम और बार बार ऐसी चीज़ें भी करेंगे, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। द थिंग इज दैट कि आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है, किसी के बोलने से नहीं रुकने वाले ये लोग, ठीक है। तो ये बार बार जो रिपीट कर रहे हैं एग्जाम, वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को बहुत स्काई हाई लेके जा रहे थे, उनके साथ भी आपका कंपटीशन है, नेक्स्ट लेवल कंपटीशन देते हैं ये लोग, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कम्प्लीटली तैयार है इस एग्ज़ाम के लिए। आप उनसे कभी भी तैयारी करवाओ वो इस एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन ना तो एसएससी निकाल रही है, ना कोई और निकाल पा रहा है, और ना ही निकलने वाला मुझे लग रहा है। क्योंकि नहीं भाई, जैसे मैंने तो पेपर देने छोड़ दिए बहुत पहले ही, लेकिन लोग नहीं छोड़ते भाई, लोगों को बार बार एग्ज़ाम देने हैं, बार बार सेलेक्ट होने हैं, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप मिलने वाला है ये सब करके, लेकिन ये है पता नहीं क्या अचीवमेंट है ये, लेकिन लोग कर रहे हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। लोगों के माइंड की बात है, नहीं रुकने वाले लोग। एंड फिर उसके बाद में कंपटीशन स्केल एंड कैंडिडेट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्केल कंपटीशन का देखो, एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इतना इजी एग्ज़ाम है, इतना इजी सिलेबस है कि कोई भी घुस गया है, ठीक है। इस वजह से फ्लो इतना ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स का कि बल्कि फ्लो है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो कंपटीशन तो अपने आप स्काई हाई जाना ही है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा सा एग्ज़ाम आप टफ बना दो, कैट जैसा एग्ज़ाम कर दो इसको, ठीक है, आधे वैसे ही भाग जाएंगे, ठीक है, यूँ ड्रॉप कर जाएगा ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। और दूसरा, आप टफ कर दोगे ना तो ये रिपीटर भी है ना, ये भी गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए वो आते हैं तैयारी पेपर देने के लिए, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही इसका लेवल यहाँ पहुँचा दोगे ना, टफ बिल्कुल स्काई हाई कर दोगे, फिर ये लोग गायब हो जाएंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस चीज़ का। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि भाई उनकी तैयारी है, वो नींद में उठ के जाएंगे तब भी क्लियर करेंगे। लेकिन आप जब लेवल यहाँ रखोगे ना एग्ज़ाम का, तो ये कोई नहीं आने वाला, किसी की हिम्मत पड़ने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक सेकंड रुकिए। तो वो जो मैं बोल रहा था ना कि आप कंपटीशन को हाई लेवल पे ले जाओ, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों के लिए बहुत इंसाफ भरी चीज़ हो जाएगी। अगर एसएससी का एग्ज़ाम आप मान लो अगर कैट लेवल या उससे थोड़ा सा कम लेवल का टफ कर देंगे ना ये लोग, तो ये जो दोबारा तैयारी करने वाले हैं, बार बार पेपर देने वाले हैं, ठीक है, या फिर ये जो फालतू के लोग आ रहे हैं, ये सब बार हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। जो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो टाइम मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता कि मैं मान लो कैट लेवल का पेपर बढ़ जाए तो मैं दोबारा तैयारी करके पेपर निकाल लूँ। नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, टाइम ही नहीं मिलता उतना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए सबको डिमांड करने की जरूरत है कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ कर दो, सो दैट कि आधा जो ये परेशान करने वाली चीज़ें ना साइड हो जाए। तो यही सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम को इस लेवल का बना रही है। पैरेलली कहीं ना कहीं अभी वेंडर चेंज हुआ है, तो मे भी थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा बदले, तो होपफुली वो चीज़ हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो एक न्यू कमर जो आ रहा है एग्ज़ाम के लिए, उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको जो अगर आप पहले जो भी आपको फॉलो कर रहे हो उनसे चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप एक बार मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली एनालाइज करके चीज़ें बताऊंगा, ऐसे रैंडमली नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। फर्स्ट आई हैव टू एनालाइज, सही से आपको समझ के फिर आपका एक पर्टिकुलर प्लान बनाएंगे और उसी हिसाब से आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, पैरेलली अपने नंबर भी शेयर करूंगा, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो होपफुली अभी वॉल्यूम मेरे पास कम है, तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा सबको गाइड करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।